बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज बच्चों जो हम टॉपिक करेंगे वो हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। ऑर्गेनिक हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक उसका टॉपिक हमारे पास यहाँ पे होगा रेजोनेंस। यहाँ से आप बच्चों एस्टेट की भी तैयारी कर सकते हैं और जिनका एग्जाम आ रहा है स्क्रीनिंग का वो भी अपनी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा, मैं लेवल काफ़ी अच्छा खासा भी रहेगा, बिल्कुल बेसिक से और ऊपर तक हम जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे सारा सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं पहले करा चुकी हूँ सारा सिलेबस। अभी जो टॉपिक वाइज जो बहुत मेन चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे एस्टेट 2-3 बार पूछ चुकी है कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसने दी है और उसने पूछा है इसमें से स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है। ठीक है, या कौन सी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। तो अगर आपको रेजोनेंस नहीं आती या फिर जैसे स्क्रीनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, एसिड और बेस को कंपेयर कराया गया था, तो जो एसिड और बेस है वो टॉपिक भी इसी में ही कवर किया जाता है। ठीक है, और ये जो पहले मतलब अभी अपना पूरा जो चैप्टर कवर होगा बच्चे, वो होगा जीओसी में कराऊंगी सबसे पहले, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे एक तो इसी में प्योरिफिकेशन वाले मेथड भी आएंगे, वो भी हम इसी जीओसी में कवर करेंगे। इंटरमीडिएट्स हम यहीं पे कवर करेंगे और जो एसिड और बेसिस वाली जो चीज़ें हैं वो भी यही होगी। इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, अपना हाइपर कंजुगेशन है। ठीक है, वो सारा यहीं पे कवर किया जाएगा। जीओसी मतलब अपना पहला टॉपिक होने वाला है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों होता क्या है रेजोनेंस। ठीक है, आप सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि एक्चुअल में रेजोनेंस क्या मतलब एक्सप्लेन क्या होता है भैया, रेजोनेंस में क्या होता है। देखो, सबसे पहली कंडीशन होती है कि भाई क्या चीज़ रेजोनेंस शो करने वाली है। एक तो वो स्ट्रक्चर प्लेनर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वो प्लेनर स्ट्रक्चर हो। और दूसरा क्या है, वो कंजुगेशन शो करती हो। क्या शो करती हो? कंजुगेशन वो शो करता हो। जो भी आप वहां पे एक कंपाउंड लेने वाले हैं वो कंजुगेशन शो करता हो। एक रेजोनेंस की मतलब एक अगर आपको एक झलक दिखाई जाए, जैसे ओजोन आपके पास होता है, ओजोन ऐसे हमने बना दिया, ये ओजोन है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव होता है। देखो, हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि भाई ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए थी कंपैरिजन टू इस बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। वाई और जो एक्स बॉन्ड लेंथ है वो दोनों बराबर मिली। इसका मतलब ये जो चार्ज है बच्चों, ये क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये ट्रांसफर हो रहा होगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया और ये नेगेटिव अब यहाँ पे क्या हो गया होगा, जैसे ये डबल बॉन्ड तो यहाँ ट्रांसफर हो गया है अपना, और ये नेगेटिव क्या है यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, तभी ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो होता क्या है कि जब आप एक स्ट्रक्चर से कैपेबल नहीं होते कि सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर पाए, इसका मतलब उसकी कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर बना रही है इसी की एक ओजोन जो कंपाउंड है उसी की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये हाइपोथेटिकल होती हैं, मतलब आपने अजम्पशंस यहाँ पे लगाई हैं। पर यहाँ पे जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाला जो हम कंसेप्ट लगाते हैं वो यहाँ पे लगना चाहिए, वो वैलिड यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इनका एक हाइब्रिड बनाया जाता है जिनको आप रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, कि ऐसे डॉट डॉट लगा दिया जाता है। एक्चुअल में ये सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, इसको एक्चुअल स्ट्रक्चर आप किसको मानते हैं? जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। और सबसे लोवेस्ट एनर्जी भी किसकी होती है बच्चे? जो रेजोनेंस जो हाइब्रिड होता है उसी की जो एनर्जी होती है वो लोवेस्ट होती है। जैसे चार्ज यहाँ पे आप हाफ कर देंगे और यहाँ पे भी माइनस हाफ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनकी एनर्जी जो हो जाएगी वो सबसे ज्यादा लोवेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये रेजोनेंस का कंसेप्ट है। आप कैसे कैसे मतलब आपको कंजुगेशन जैसे जो दूसरा टॉपिक है इसी में ही, रेजोनेंस में ही, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है वो आपको देखना है। जैसे आप एक स्ट्रक्चर जैसे हम बनाएं, NH2 है आपके पास, फिर यहाँ पे हमने बनाया CH और ये डबल बॉन्ड है, CH2 यहाँ पे आया, तो ये कैसे रेजोनेंस होगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, ये स्टेट ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखो ये रेजोनेंस कहाँ से, क्योंकि भाई इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर होंगे और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पे तो बच्चों क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ होता ये CH2, ये नेगेटिव है
और ये सिंगल बॉन्ड है CH है, डबल बॉन्ड है CH2 है। अब कहाँ से कहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर क्या हो यहाँ पे कि आपके पास हो जैसे ये BH2 है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल होता है बच्चे ये एम्प्टी होता है, खाली ये होता है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये CH होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप BH2 ये सोचे कि यहाँ लोन पेयर है तो ऐसे ट्रांसफर करेंगे, नहीं। अब की बार क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये तो पाई बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात देखी जाए, आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दे रखी है कि भाई ये CH2 ये पॉजिटिव है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है और ये अपना यहाँ पे हाइड्रोजन भी आएगा, डबल बॉन्ड है और ये CH2 है। अब कहाँ से कहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर बात की जाए जैसे कार्बन, हम सारे केसेस की बात करेंगे क्योंकि आपको अगर कंप्लीट पढ़ना ही है तो वो अच्छे से आप पढ़ें। अब देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ट्रांसफर, ये पाई बॉन्ड यहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड होते हुए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें फिर आपके पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपके पास क्या है यहाँ पे ये CH2 है। अब की बार बच्चों मैंने बनाया है रेडिकल, मतलब मैं समझा रही हूँ कंजुगेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो यहाँ पे आ गया रेडिकल, रेडिकल से ये CH2 और ये डबल बॉन्ड और यहाँ भी क्या है बच्चे CH2। अभी भी देखो जो रेडिकल की होती हैं वो आपको रेडिकल से ही दिखानी पड़ती हैं कि इस बॉन्ड को आप होमोलिटिक तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, इसको भी क्या बनाएंगे रेडिकल, इसको भी रेडिकल बनाएंगे, तो ये रेडिकल बना लेंगे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। ये इन्होंने तो डबल बॉन्ड बना लिया, ये तो खत्म हो गए, ये पाई बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे एक रेडिकल आ गया है। ठीक है, अगर आपके पास कैसे है, ये BH2 यहाँ पे लिखा गया है और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है OH है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑक्सीजन करेगा किसको बच्चों, BH2 को, BH2 हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप सबको। सेम ये होगा अगर CH2 पॉजिटिव फॉर्म में है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है OH है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो डोनेट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। कार्बन पे आप नेगेटिव मत लगा दीजिएगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाते हैं, पर यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा पर ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, कंजुगेशन ऐसे ऐसे होती है। अब पता है इसका एक समझाने का और रीजन भी है, क्योंकि हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे आगे, या तो कल बनेगी वीडियो या आज मैं इसी में इंक्लूड करूंगी, वो एरोमेटिसिटी होगा और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है और उसकी स्टेबिलिटी किसकी कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये जरूरी है, तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है, फिर लास्ट कह रहे हैं, अगर आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाई जाए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको ये स्ट्रक्चर दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी। बिल्कुल करेक्ट, आपने यही सोचा होगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे तो आपने बना दिया पाई बॉन्ड और जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट है। फिर अगर आपके पास कुछ ऐसे दे रखा है ये, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुछ क्या बना अपने पास, ये और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड और इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। जैसे एक तो मैं आपको ये कंपाउंड दूं, ये क्वेश्चन ये बच्चे, और ये कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नीट में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो एस्टेट है कई बार वो नीट से क्वेश्चन उठा चुका है। ठीक है, अब देखो, एक तो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना दी
और एक स्ट्रक्चर ये है। इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा? नॉर्मल सी बात है, हमेशा न्यूट्रल जो स्ट्रक्चर होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है कंपैरिजन टू चार्ज वाले के, क्योंकि चार्ज हमेशा कंपाउंड के ऊपर एक दुख के जैसे होता है। तो यहाँ पे चार्ज आ गया है तो ये स्टेबल नहीं होगी, स्टेबल ज्यादा ये होगा, मतलब न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा स्टेबल होगी कंपैरिजन टू जो अपनी कैसी होगी, अपने पास जिस पे चार्ज होगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक स्ट्रक्चर आपको और देते हैं, जैसे CH3 है, ये एल्डिहाइड यहाँ पे बनाया गया है बच्चे, और दूसरा यहाँ पे है CH3, और ये अपने पास है ये कार्बन, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे है H। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, क्योंकि आएगा ऑब्वियस बात है कि ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये बताइए कि इनमें से स्टेबल कौन है? अब भी आपको पता है कि भाई यहाँ पे तो क्या है, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, ये स्टेबल है। एक चीज और आप बता सकते हैं, जिस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे वो स्टेबल भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, एक तो न्यूट्रल वाली स्टेबल होती है कंपैरिजन टू चार्ज वाले के, एक पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर स्टेबल होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अब देखो, अगर आपको ये स्ट्रक्चर दी जाए, एक तो है CH3 CO नेगेटिव, फिर है आपके पास ये H, फिर है CH3 O पॉजिटिव, और यहाँ पे है H, और इस पे है नेगेटिव। अब बताइए कौन स्टेबल होगा? देखो, अब यहाँ पे चार्ज देखो किस पे क्या लिया गया है, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव मान सकते हैं किसी हद तक, ओके, बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये किसी भी हद तक स्टेबल नहीं है। मतलब कि जिसका जैसा नेचर होगा उस पे वैसा ही चार्ज ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ऑक्सीजन नेगेटिव ले सकता है, ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी कंपैरिजन टू इसके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं हवा में नहीं करा रही हूँ आपको। ठीक है, कभी आप सोचो कि ये कोई काम नहीं आएंगे, आपके बिल्कुल काम आएंगे। अब स्टेट के पेपर अगर आप प्रीवियस जिसने सॉल्व कर लिए हैं तो उसको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एक तो फिनोल दे रखा है बच्चों, और एक आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दे रखी है कि आपको यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये डबल बॉन्ड OH है, और एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि ये आपको यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है, और साथ में OH पॉजिटिव ऑक्सीजन पे है, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, इनमें से आपसे स्टेबिलिटी पूछी गई। देखो ये तो बेसिक बात है, यहाँ चार्ज है ही नहीं तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होगा। फिर स्टेबिलिटी किसकी आएगी? अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, क्योंकि दोनों चार्ज होने जरूरी है ना। जितना ज्यादा चार्ज की सेपरेशन होती है उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि चार्ज को सेपरेट करने में कंपाउंड की एनर्जी लगती है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि पहले वो चार्ज यहाँ पे गया, फिर पहुंचने में यहाँ पे भी टाइम लगेगा, तो उसकी एनर्जी भी उतनी ही लगती है। मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, दूसरे नंबर पे स्टेबिलिटी इसकी होगी, और तीसरे नंबर पे इसकी होगी। चार्ज जितना ज्यादा सेपरेट होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, चार्ज दूर बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक चीज और है कि एक जैसा चार्ज एक साथ बैठा होगा तो भी अनस्टेबिलिटी आएगी। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनाई गई है, मैं हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगी, मैं सिंपल कार्बन बना देती हूँ, और यहाँ पे क्या है बच्चे कि ये यहाँ नेगेटिव है, और ये यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और सेम मैं ये कार्बन ही बना रही हूँ, और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, और ये लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन की। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड हम बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ये इस पे आ जाएगा आगे। चलो एक यहाँ पे है, ये चीज ऐसे प्रेजेंट है कुछ। ठीक है, अब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ तुमको कि ये जो लोन पेयर और नेगेटिव, इनका नेचर एक जैसा है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर का मतलब तो है ही इलेक्ट्रॉन। तो अगर सेम चीजें, सेम जैसे नेचर की चीजें एक साथ होगी तो वो चीज स्टेबल नहीं होती, मतलब ये स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल यही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक तो मैंने आपको क्या बताया है कि भाई चार्ज ज्यादा सेपरेट नहीं होना चाहिए, एक जैसे चार्ज बिल्कुल साथ में नहीं होने चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। न्यूट्रल अगर स्ट्रक्चर है, चार्ज है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। अब आप सबको पता होगा रेजोनेंस को आप मीजोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं आप? मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक।
अब आप बोलते हैं ना हमेशा ही कि प्लस एम या माइनस एम, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने भी तो आने चाहिए कि क्या। देखो रेजोनेंस, पहली बात तो परमानेंट इफेक्ट है बच्चे, पूछ लिया गया है, परमानेंट इफेक्ट है, पाई बॉन्ड के ऊपर ऑपरेट होता है। किसके ऊपर? पाई बॉन्ड के ऊपर ऑपरेट होता है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पे एक्चुअल में चार्ज क्या है, डेवलप होता है। जैसे इंडक्टिव में नहीं ऑपरेट होता है, उसमें नहीं डेवलप होता है चार्ज, बस हम एज्यूम कर लेते हैं भाई होता होगा। पर रेजोनेंस में, जैसे अभी हमने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव, तब भी हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे चार्ज यहाँ डेवलप होता है रेजोनेंस में। अब प्लस एम इफेक्ट क्या होता है वो आपको देखना है। जैसे हमने अभी इतनी सारी स्ट्रक्चर बनाई थी ना, ये जो बनाई थी, अगर कोई भी क्या करता है, जैसे अभी नाइट्रोजन वाली कोई स्ट्रक्चर थी, हाँ देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर को क्या करता है बच्चे, डोनेट कर रहा है। तो जो भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है तो वो प्लस एम माना जाता है। क्या है? प्लस एम। जो भी अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा किसी को, प्लस एम ग्रुप होता है। और जो अपनी तरफ खींच लेगा, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप को आप देखिए, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, विड्रॉ किए हैं, तो ये माइनस एम ग्रुप होते हैं, माइनस एम ग्रुप। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अच्छा, आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन भी था बच्चे और एस्टेट का क्वेश्चन भी था। प्लस एम को कंपेयर करा लिया गया था, माइनस एम को कंपेयर किया गया था कि किसकी विड्रॉइंग जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम OH की बात करें, कईयों को तो ये लगता है कि भाई O बहुत नेगेटिव है तो माइनस एम शो करता होगा, नहीं। माइनस एम और प्लस एम का पहचानने का बहुत बहुत आसान सा तरीका क्या है कि जो भी किसी भी चीज के साथ, जैसे हमने ऐसे कुछ बनाया और पहले ही जो स्टार्टिंग एटम है जिसको आपको जिसका नेचर देखना है, अगर उसके पास लोन पेयर है पहले ही एलिमेंट के साथ, अगर लोन पेयर हैं तो वो प्लस एम शो करेगा। और अगर क्या है बच्चे, जैसे आप ये बना रहे हैं और फिर आपके पास यहाँ पे कार्बन है और उस कार्बन के साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास पाई बॉन्ड है, क्या है, पाई बॉन्ड है, तो वो हमेशा विड्रोइंग नेचर शो करने वाला है, मतलब वो माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। पहला ये एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर है, कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो अपना प्लस एम शो करेगा डोनेटिंग नेचर का, और जिसके पास पाई बॉन्ड होगा बच्चे वो माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला है। ठीक है, अब जैसे आपके पास CH3 ग्रुप है, क्या है, CH3 ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप है ये कोई प्लस एम इफेक्ट ये दिखाता है, क्या दिखाता है, प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि डोनेटिंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इसका नेचर क्या होगा, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसके पास क्या होता है बच्चे, ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू दिखाता है, ये अपना H निकालता है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, फिर आपके पास एक ग्रुप पूछ लिया जाता है CCl3, ये भी ये माइनस एम इफेक्ट दिखाता है और माइनस H की वजह से। ठीक है, जैसे मैंने कहा CH3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है पर वो प्लस एम इफेक्ट दिखाता है क्योंकि उसके पास क्या है, वो H जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है प्लस H है, उसकी वजह से उसका नेचर ऐसा है। CCl3 उसके पास भी हम ये नहीं कहेंगे, वो माइनस एम इफेक्ट दिखाता है क्योंकि अब Cl है बहुत ज्यादा और वो माइनस H की वजह से ऐसा करता है। नाइट्रोसो ग्रुप जैसे अपने पास NO, इसके पास लोन पेयर हैं बच्चे, ये प्लस एम ग्रुप भी है और ये माइनस एम ग्रुप भी है, प्लस एम माइनस एम दोनों नेचर ये शो करता है। सेम जैसे अपना फिनाइल भी तो यही करता है ना बच्चे का, फिनाइल भी यही काम करता है कि कभी तो ये क्या बन जाता है, ये जैसे ये डोनेट कर रहा है तो इसका खुद का नेचर कैसा है, माइनस एम का, और कई बार जैसे मैंने यहाँ एल्डिहाइड लगा दिया तो ये खुद तो कैसा बन जाएगा, प्लस एम, और ये एल्डिहाइड ग्रुप माइनस एम है। तो कई ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्लस एम माइनस एम दोनों नेचर शो करते हैं। फिर आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए कि अपने पास लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होते हैं, लोकलाइज्ड कौन से हैं, डी लोकलाइज्ड कौन से हैं। जैसे अब मैं ऊपर ही आपको समझा देती हूँ, अभी अपना जो ये अमोनिया वाले जो NH2 वाले जो लोन पेयर थे बच्चे, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब ये डीलोकलाइज्ड है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर अगर यही मैंने क्या कर दिया होता, मैंने ये कर दिया होता कि भाई कार्बन कार्बन
फिर यहाँ पे कार्बन और यहाँ NH2 ग्रुप है और डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकते हैं? रेजोनेंस में क्या होता है कि भाई आपके पास एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा तो कुछ होना चाहिए ना। यहाँ पे तो देखो ये भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, दो चीजें सिंगल आ गई हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डीलोकलाइज्ड आपका लोन पेयर होगा, लोकलाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है आप सबको? अच्छा, एक क्वेश्चन बताएंगे मुझे आप सब, चलिए तो बताइएगा। अगर आपके पास क्या है, ये कुछ ऐसे है, अब ये बताइए लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है? ये सबको पता है कि भाई ये लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे तो ये डीलोकलाइज्ड हैं। अगर लोकलाइज्ड की बात करें तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मैंने बना दी और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये सबको पता है ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। ठीक है, एक आपके पास कंजुगेशन होती है बच्चे, एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है और एक क्रॉस कंजुगेशन होती है। क्या होती है? एक एक्सटेंडेड होती है, कंजुगेशन की बात कर रहे हैं, और एक होती है क्रॉस कंजुगेशन। देखो एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है कि रेजोनेंस लंबे उसमें चले। ठीक है, अगर दो मतलब एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल ऐसे कई सारे मतलब पैटर्न बन जाए, जैसे कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर अपना कार्बन ऐसा है जिसके पास ये नेगेटिव है, तो देखो यहाँ रेजोनेंस चलती जाएगी, तो ये एक्सटेंडेड है। क्रॉस में क्या होता है बच्चे? क्रॉस में कुछ ऐसा होता है जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, मैं हाइड्रोजन गायब कर रही हूँ कि वो जल्दी हो जाएगा बस इसी वजह से। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल लगातार नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये नेगेटिव एक बार तो इस साइड रेजोनेंस में जा सकता है और एक बार इस साइड जा सकता है, ये लगातार नहीं है कि ये सारे के सारे एक साथ रेजोनेंस में जा सके। और एक्सटेंडेड कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल होती है बच्चे कंपैरिजन टू क्रॉस कंजुगेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जीओसी इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके कंसेप्ट क्वेश्चन में लगते हैं ऑर्गेनिक के, तो आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, अब अगर आप बात करो कि जैसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है आपसे, जैसे OH और NH2 में आपसे ये पूछा जाए इनमें प्लस M का ऑर्डर बताइए कि प्लस M इफेक्ट ज्यादा किसका है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए, तो अब ये देखो कि हम लोन पेयर अगर ऑक्सीजन से दिलवा दें और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए, और लोन पेयर आप दिलवा दें नाइट्रोजन से, इसके ऊपर पॉजिटिव, दोनों में से पॉजिटिव किसके ऊपर स्टेबल है? नॉर्मल सी बात है NH2 पे, तो प्लस M इफेक्ट ज्यादा किसका होगा बच्चे? NH2 का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि भाई एक तो OH है आपके पास, ठीक है, एक OH है और एक आपके पास है OCOCH3, प्लस M इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। अब इनमें से ज्यादा किसका इफेक्ट होगा प्लस M, वो आपको बताना है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा, लोन पेयर तो आप ये कहेंगे इस ऑक्सीजन के पास भी, ये भी डोनेट करेगा। पर बच्चे इसके लोन पेयर कोई और ग्रुप, मान लीजिए यहाँ पे अपना बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसके पास भी जाएंगे, पर इसका यहाँ पे भी चक्कर चल रहा है, वो तो ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस में है, मतलब उसका ध्यान एक तरफ नहीं है, दो तरफ है, दो जगह देना है उसको, तो एक का फोकस सिर्फ एक तरफ है, तो उसका जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा है, मतलब इसका प्लस M इफेक्ट ज्यादा है कंपैरिजन टू इस ग्रुप की। बात समझ में आ गई है आपको? तो ये इंटरनल कंजुगेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ही कंजुगेशन हो रही है विद इन द मॉलिक्यूल, तो इसी वजह से उसका प्लस M जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। सेम क्वेश्चन आप आंसर बताएंगे कि NH2 है, और ये क्वेश्चन पूछे गए, मैं फिर बता रही हूँ तुमको, कहीं इसको हल्के में लो, ये CO है और फिर यहाँ पे क्या है CH3, इनमें बताइए किसका ज्यादा होगा। अब तो तुम समझ गए होगे कि भाई ये अपने बेंजीन को भी लोन पेयर देना है और इसको तो इस CO ग्रुप को भी देना पड़ेगा, मतलब यहाँ इंटरनल कंजुगेशन है, मतलब ये प्लस M इसका वीक होगा कंपैरिजन टू NH2 के। ठीक है, तो कई बार तो सिर्फ यही आइडेंटिफाई करा लेता है कि प्लस M कौन सा शो करने वाला है, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है बच्चे वो रेजोनेंस होता है, देन हाइपर कंजुगेशन होता है, देन इंडक्टिव होता है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस का इफेक्ट होता है। शायद बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब सेम यहाँ से क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई एक तो OH है और एक CH3, इसमें बता दीजिए कौन ज्यादा है प्लस M में। नॉर्मल सी बात है, ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से प्लस M नेचर शो करता है, और ये लोन पेयर है, इसकी वजह से ये प्लस M शो करेगा, तो लोन पेयर जल्दी डोनेट किए जाते हैं कंपैरिजन, इसको H बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तब जाके ये प्लस M बनेगा,
तो OH का जो इफेक्ट होगा प्लस M वो ज़्यादा होगा। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपसे पूछूं मैं, एक आपके पास है बच्चे OCH3, वो बताइए प्लस M इफेक्ट शो करता है कि माइनस M करता है। देखो मैंने कहा था जो भी स्टार्टिंग एटम है उसको देखो लोन पेयर है तो वो प्लस M ही शो करेगा। NO2 ग्रुप है, इसके पास देखो पाई बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन के पास बेशक यहाँ पे कुछ हो पर नाइट्रोजन लोन पेयर रहते नहीं है NO2 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड है तो ये माइनस M हो जाएगा। CN सबको पता है कार्बन में यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो ये भी माइनस M हो जाएगा। और अगर NO मैंने बता दिया था नाइट्रोसो NO प्लस M माइनस M दोनों शो करता है। फिर अगर आप सल्फोनाइल ग्रुप की बताएंगे, अगर ये ग्रुप है तो सबको पता होना चाहिए कि ये कौन सा है, माइनस M, क्योंकि सल्फर और ये पाई बॉन्ड आपको भर भर के दिख रहे हैं तो माइनस M इफेक्ट ये होता है। बात समझ में आ गई है सबको? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहाँ देती हूँ आपको, एस्टेट का क्वेश्चन है ये, OH में से और OCH3 में से ज्यादा प्लस M इफेक्ट ज्यादा किसका है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपने आंसर नहीं बताया तो मैं अगली वीडियो नहीं लाऊंगी, ठीक है, तो बता देना मुझे। अब देखो, अब जो मेन यहाँ पे चीज है वो है आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछते हैं, एप्लीकेशन है ये मेसोमेरिक इफेक्ट की। ठीक है, कि जो, क्योंकि आप ये जानते हैं कि भाई एक तो मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको ये दे दूं, ठीक है, ये लिख के मैंने दे दिया आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पे एक तो मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया और एक मैंने आपको लगा दिया नीचे यहाँ पे CH3 ग्रुप। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि भाई इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए कौन सी होगी। तो आप ये कहेंगे भाई H को तो एसिड में जाना होता है नेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा स्टेबल कर पाएगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और नेगेटिव को कौन स्टेबल कर पाते हैं बच्चे, जो क्या होंगे, जिनका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब खराब आदमी आ रखे हैं बहुत ज्यादा तो उनको बदमाशी तो संभाल पाएंगे ना, तो नेगेटिव चार्ज को NO2 ही स्टेबल कर पाता है, ये तो प्लस M दिखाता है, तो एसिडिक ज्यादा ये होगा कंपैरिजन टू इसके। ठीक है, बात समझ में आ गई? और एक बात आपको ध्यान और रखनी है कि रेजोनेंस का इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं होता है, क्योंकि वहां चार्ज ही नहीं आता। इतना तो आप सबको पता है कि मेटा पोजीशन पे, ये जो मेटा पोजीशन है ये दो, इस पे किसका इफेक्ट नहीं आता है, रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, मेटा पोजीशन पे क्योंकि चार्ज नहीं आता है, बेसिक सी बात ये है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो कार्बोक्सिलिक में है, जो मोस्टली हर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, वो है ऑर्थो इफेक्ट। क्या बच्चे, ऑर्थो इफेक्ट हमसे पूछा जाता है। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे अब एक तो मैंने आपको सिंपल कार्बोक्सिलिक लिख के दे दिया, ठीक है, मैंने ये बेंजीन बनाया और मैंने बोला एक तो ये है, और एक आपको दे दिया मैंने यहाँ पे, और चाहे मैं विड्रॉइंग बनाऊं चाहे डोनेटिंग, उससे कोई लेना देना नहीं, मैंने यहाँ पे NO2 ग्रुप ही लगा दिया, चाहे मैंने यहाँ CH3 लगा दिया। देखो एक डोनेटिंग लगाया मैंने और एक विड्रॉइंग लगाया, फिर भी इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ इसी की ज्यादा होगी। चाहे मैं NO2 लगा लूं उसमें तो है ही, क्योंकि आप ये कहेंगे कि भाई NO2 जो है वो तो विड्रॉइंग है तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, CH3 तो नहीं करता ना। पर फिर भी अगर ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक पे चाहे डोनेटिंग आ जाए चाहे विड्रॉइंग आ जाए, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि वो कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब इसका थोड़ा कारण बता दें आपको, देखो क्या कारण होता है। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना बच्चे, इसमें अपनी ही ऑक्सीजन की ये रेजोनेंस चलती है, वो नेगेटिव चार्ज को अपने को स्टेबल करता है, क्योंकि ऑक्सीजन बैठा हुआ है तो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। पर जो ये बेंजीन रिंग है ना वो इसको डिस्टर्ब करती है। मैंने कहा था ना कि एक कंजुगेशन हो रही हो ठीक है, बीच में कोई और डिस्टर्ब करता है ना तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती। एक तो उसको ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करनी, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को इसके पास भी जाना है, और फिर ये बेंजीन रिंग भी प्रॉब्लम करती है, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो चाहे अब ये क्या करते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे आके ना ये हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं, और जिसकी वजह से ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना ये अपनी प्लेनरिटी बदल लेता है, ये घूम जाता है, ये दूसरी जगह घूम जाता है, ये दिखाई नहीं देता उसको। अगर भाई जिस साइड वो लगा हुआ है ना उस साइड वो रेजोनेंस में ही नहीं जाता, तो ये ऑर्थो इफेक्ट यही होता है। ठीक है, अच्छा कौन से ग्रुप नहीं होने चाहिए वो भी ध्यान रखिएगा। इस ऑर्थो पोजीशन पे बल्क की ग्रुप होने चाहिए, और कौन सा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे H ना हो F ना हो, क्योंकि वो भी बहुत छोटा होता है तो वो घुमाने के लिए पॉसिबल नहीं होता। OH ना हो, अच्छा C साइनाइड भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी छोटा ग्रुप है। NH2 भी नहीं होना चाहिए, तो ये ग्रुप नहीं होने चाहिए।
अदरवाइज तो और जितने भी होंगे, जैसे मैंने CH3 भी लगाया, NO2 भी लगाया, ये सारे ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देंगे बच्चे, इंक्रीज कर देंगे। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आप ये देखो, एक तो अपने पास है कार्बोक्सिलिक ही, एक आपके पास है बच्चे कार्बोक्सिलिक, ऊपर ग्रुप तो लगा ही हुआ है, फिर यहाँ पे है OH ग्रुप, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें इसमें दूसरा इफेक्ट लग जाता है, वो क्या लगता है वो भी देखो। एक तो आपको ये भी पता होगा भाई, ओ जो है ये तो है कि वो +M लगाता है, उसका -I इफेक्ट भी होता है, दो चीजें होती हैं। यहाँ पे एक चीज है कि ये जैसे H निकलता है, क्योंकि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव रिलीज कर दे, यहाँ नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, चिलेट रिंग बन जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये एसिड ज्यादा है, ये एसिड ज्यादा है कंपैरिजन टू इसके, क्योंकि यहाँ पे चिलेट रिंग बन जाती है। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, जैसे ये OH है और ये क्या है बच्चे, NO2 ग्रुप है, और एक यहाँ पे ऐसे ही है पर वो ऑर्थो पोजीशन पे मैंने लगा दिया। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको। ये तो है कि भाई नेगेटिव जैसे ही जाएगा, नाइट्रो तो विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी तो बढ़ाएगा, और ये बिल्कुल पास है तो आपको लगना चाहिए भाई ये तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि और ज्यादा इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि इसका -M और +M होता है, इसका -M +M है, तो +M तो दोनों के सेम है, तो इससे तो आप देख नहीं सकते। -I जो होता है बच्चे वो डिस्टेंस होता है, जितनी पास होता है उतना ज्यादा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो दूर हो गया, तो आपके हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आपस में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो ये H को जाने ही नहीं देता, पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जाने ही नहीं देता, तो एसिड कैसे बनेगा, है ना। तो एसिड ज्यादा ये होता है इसके कंपैरिजन में। बात समझ में आ गई है आपको। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए, एक तो मैंने कहा कि भाई मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। फिर मैंने कहा कि आपके पास जो OH ग्रुप है, अपने पास NH2 ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, ये किस नेचर के होते हैं, तीनों ही +M इफेक्ट शो करते हैं और -I इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। -I होता है मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और मीजोमेरिक इफेक्ट में मतलब रेजोनेंस में ये लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ये जानते हैं ना कि भाई ओ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से -I होता है पर +M होता है, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए CCl3 ग्रुप का, मैंने अभी अभी भी बताया था आपको कि ये हाइपर कंजुगेशन -H शो करता है और -I ये शो करता है। हेलोजन में बड़ी दिक्कत है, हेलोजन में बहुत दिक्कत है, फ्लोरीन में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑल ओवर विड्रॉइंग आप सुनोगे तो आपको चक्कर आएंगे कि ये क्या बता दिया आपने। ऑल ओवर विड्रॉइंग नेचर पता है क्या है इनका, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। अगर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो बच्चे फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, मतलब अगर इसका उल्टा कर दो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, -I इफेक्ट देखोगे तो योडर। और अगर आपने अपना जो कौन सा नेचर है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, तो वो भी अपना फ्लोरीन का ही ज्यादा। पर ऑल ओवर जब इफेक्ट आप देखते हो तो वो किसका ज्यादा हो जाता है, आयोडीन उसमें ज्यादा हो जाता है, ठीक है। हेलोजन्स अपने -I शो करते हैं और +M शो करते हैं, पर ऑल ओवर इफेक्ट क्या हो गया इनका, ऑल ओवर जो इफेक्ट हो गया है वो ये वाला इफेक्ट आता है, ठीक है। विड्रॉइंग नेचर, विड्रॉइंग है, मैं ये बता देती हूँ, नेचर इनका ऑल ओवर विड्रॉइंग ही है, पर सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप, ये तो मैंने आपको कंपेयर करा ही दिया OH और CH3 वाला, ठीक है, क्योंकि इसकी ज्यादा है, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा है, वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देगा, तो ये शायद आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछे आपसे, बेस नोट बेस एसिडिक कैरेक्टर का ही है। ऊपर अपना CH3 है बच्चे, मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3 कह रही हूँ, OH, और यहाँ पे CH3। फिर हमने लगा दिया ऊपर कार्बोक्सिलिक ही है, और यहाँ पे है CH3, और एक हमने क्या किया, पैरा पे लगा दिया CH3।
अब बताइए कि ज्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर है वो किसका है। देखो ये तो बिना सोचे समझे ज्यादा ही है, क्योंकि मैंने कहा था ऑर्थो इफेक्ट है, कुछ सोचो ही मत, डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है, क्या है। तो पहले नंबर पे तो ये हो गया। अब फिर आपको देखना है कि भाई CH3 प्लस आई इफेक्ट होता है और प्लस एम नेचर ये शो करता है। सेम ये भी है, प्लस आई है प्लस एम है, तो एम से एम तो काट दो भाई, ये तो डिसाइड कर ही नहीं सकता। अब आई मैंने कहा था डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। और एक बात और भी तो है, सुनो सुनो, यहाँ एम तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा था मीजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे लगता ही नहीं है, नहीं लगता ना। तो अब ये तो ऑल ओवर डोमिनेटिंग हो गया ना भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन भर भर के देगा, ले भाई ले 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 ले। पर यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा ना बच्चे, और नेगेटिव को भर भर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे तो दिक्कत होएगी, है ना। तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो पहले पे एसिडिक ये है, दूसरे पे ये है, और तीसरे पे ये है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं फिर आपसे। अब यहाँ पे बेंजीन ही आपको बनानी है और सबके ऊपर कार्बोक्सिलिक ही होगा, ठीक है। सबके ऊपर कार्बोक्सिलिक है, सोचना ही नहीं है कि क्या बनाया है मैंने, ऊपर कार्बोक्सिलिक है। पर अब मैंने क्या किया, ये कार्बोक्सिलिक है भाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, ये अपना क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। अब एसिडिक नेचर बताइए। अब आधे ना सोच रहे हैं भाई यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ये देखो यहाँ कोई मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा ना, यहाँ ऑल ओवर इफेक्ट बताना, क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो मीजोमेरिक इफेक्ट लगता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो अब बताइए, इंडक्टिव इफेक्ट तो ज्यादा फ्लोरीन का ही है ना, तो एसिडिक भी ज्यादा यही होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, करेक्ट है शायद। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो चलो अब की बार क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा, कि ये फ्लोरीन और ये हटा देते हैं और यहाँ पे ग्रुप कुछ और लगा देंगे अभी, ठीक है। क्या लगा देते हैं, कार्बोक्सिलिक ही है ऊपर। अब मैंने यहाँ पे एक तो यहाँ CH3 लगा दिया बच्चे, और एक ग्रुप लगा दिया ये, और एक ग्रुप लगा दिया, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कभी तुम ये सोचो कि भाई ये कर दिया है हमारे साथ, एक ही ग्रुप है। ज्यादा एसिडिक बताइए कौन होगा, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये, फिर ये, सबसे छोटा ग्रुप यहीं पे ही है, तो ये सबसे कम एसिडिक होगा। अब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको याद रखनी है, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा सल्फोनिक ग्रुप की बच्चे, SO3H की सबसे ज्यादा। फिर है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड है कौन सा, पिक्रिक एसिड है ये, NO2 लग जाएगा तीनों पोजीशन पे, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2, ये पिक्रिक एसिड है। इसके बाद इसकी एसिडिक कैरेक्टर होता है। फिर आपके पास स्क्वेरिक एसिड होता है, क्या है स्क्वेरिक एसिड, कुछ ऐसा दिखाई देता है बच्चे, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और ये OH है, OH है, स्क्वायर जैसा है ना, तो स्क्वेरिक एसिड इसको बोलते हैं, स्क्वेरिक एसिड। फिर अपने पास डाइनाइट्रोफिनोल आ जाता है, डाइनाइट्रोफिनोल, ये ठीक है ऐसा, और एक NO2 इधर और एक नीचे, डाइनाइट्रोफिनोल। फिर अपने पास तब फिर आता है कार्बोक्सिलिक, कौन आता है, कार्बोक्सिलिक, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं आप सोचो कि ऐसे ही है। फिर कार्बोक्सिलिक आता है, कार्बोक्सिलिक के बाद आता है कार्बोनिक जो H2CO3 होता है, और उसके बाद आता है मोनोनाइट्रोफिनोल। कौन आते हैं बच्चों, मोनोनाइट्रोफिनोल, मतलब एक पोजीशन पे किसी भी ये जो है या तो ऑर्थो पे हो अपनी, या तो मेटा पे हो, या तो पैरा पे हो, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोनाइट्रोफिनोल, मोनोनाइट्रोफिनोल, मतलब NO2 या तो इधर आ सकता है, या तो इधर आ सकता है, या इधर आ सकता है। फिर अपने आते हैं फिनोल बच्चे, इसके बाद कौन आता है फिनोल, देखो कितनी लास्ट में है, फिनोल है, फिर अमोनिया है, और फिर अपने पास कौन है, CH3OH है। फिर पानी आता है, पानी के बाद जो और अल्कोहल बच गए हैं वो आ जाते हैं, और भी अल्कोहल है ना, अच्छा पानी था ना, पानी के बाद जो और अल्कोहल बच गए आपके पास ROH, ठीक है। फिर अपने पास एल्काइंस आ जाते हैं बच्चे, अच्छा यहाँ बच्चे अमोनिया नहीं, अमोनियम मतलब NH4 पॉजिटिव वाले, सॉरी सॉरी, ठीक है, NH4 पॉजिटिव वाले अमोनियम। फिर आपके पास एल्काइल ये वाला ग्रुप आ जाता है बच्चे, एल्काइंस जो होती हैं। फिर अमोनिया है, अमोनिया बहुत पीछे है, और फिर एल्कीन आ जाती हैं कार्बन, और फिर एल्केन आ जाते हैं, मतलब सबसे कम एल्केन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
कई बार कंपेयर करा लिया जाता है, कई यूँ सोचते हैं भाई अल्कोहल OH फिनोल की कम है, पर जैसे ही नाइट्रो है तो उसकी देखो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अच्छा एक और कंपेयर करा दीजिए इसी के बेस पे। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन कर दीजिएगा। HCl है, फिर आपके पास सल्फोनिक ग्रुप मैंने लगा दिया SO3H, फिर मैंने आपको लगा दिया, आपको नहीं मतलब इसको ही लगाया है, और यहाँ पे CH3 और ये है नाइट्रो वाला। अब बताइए, देखो सबसे, ये तो मिनरल एसिड है, ये तो सबसे ज्यादा ही होगा, फिर दूसरे पे होगा सल्फोनिक। ठीक है, फिर अपना कौन हो जाएगा, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक है, फिर मोनोनाइट्रो, मोनोनाइट्रो बाद में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एक और बता देंगे, चलो एक और कर लो आपको अगर इच्छा है तो आपकी। और ध्यान से, कई बच्चे ना इधर उधर ध्यान होता है, फिर पेपर में आते हुए भी गलत करके आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ग्रुप ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे है, 3 वो लगे हुए हैं, और एक है डाइनाइट्रोफिनोल है, OH यहाँ है, ये NO2 है, और एक नीचे NO2 है, और एक सल्फोनिक है बच्चे। एक मिनट, ये SO3H है। अब बताइए ज्यादा एसिडिक कौन होगा, अब देख भी सकते हैं, मैं फिर दिखा देती हूँ। देखो अब यहाँ फिर आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा तो आपका सल्फोनिक होगा, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि भाई सल्फोनिक सबसे ज्यादा है। फिर कई बच्चे इसमें धोखा पता है क्या खा जाते हैं, धोखा इस चीज का रह जाता है कि भाई ये कार्बोक्सिलिक पे ये ऑर्थो इफेक्ट यहाँ लग जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, नहीं, नाइट्रो वाला ही यहाँ पे ज्यादा है अपना, डाई नाइट्रो वाले तो ज्यादा है ये रहे, और फिर अपना कार्बोक्सिलिक वाला हो जाएगा। बेशक से इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट लग ही नहीं सकता ना, क्योंकि बेंजीन नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस वाला टॉपिक है वो अपना खत्म हो जाता है।